नमस्कार स्टूडेंट, सभी बच्चे ठीक हैं। आज अपनी नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है करंट जीके से रिलेटेड जो जीएस के पार्ट पढ़ने वाले हैं, वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ज़्यादा मोस्टली कंसेप्ट से बात करूं तो मैं इसमें जो अपनी आज की जो क्लास रहेगी इनमें अपने जितने भी करंट आधारित जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, और जो बेसिक पॉलिटिकल के क्वेश्चन है वो मोस्टली क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। सभी बच्चे 1 घंटे अच्छी तैयारी करोगे, मेरे साथ साथ कंसेप्ट रिवाइज करते चलोगे, अपनी नोटबुक में भी साथ साथ में कवर करते हुए चलोगे। अगर मैं सेंटर के एग्जाम की बात करूं तो आज एक बड़ी भर्ती जो रेलवे डी ग्रुप है उसके सिटी शो स्टार्ट कर दी गई है। अगर किसी बच्चे का 27, 28 या 29 नवंबर को एग्जाम होना है तो उन बच्चों के एग्जाम सेंटर के लिए सिटी शहर शो कर दिया गया है। सभी बच्चे अपने अपने सिटी को चेक कर सकते हैं, और जिस बच्चे का सिटी शो नहीं हो पा रहा है तो वो निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे का एग्जाम जिस दिन होना है उसके 10 दिन पहले आपको सिटी शो की जाएगी। अर्थात आज या कल में जिस बच्चों के सिटी दिखाई नहीं दे रही है वो बच्चे ये सोच लें कि अपना 27 या 28 तारीख को एग्जाम नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ते जाएंगे तो 10 दिन पहले आपको आपका एग्जाम सेंटर शहर बता दिया जाएगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अगर रेलवे डी ग्रुप की बात करूं तो जीएस से जो कंसेप्ट आने वाले हैं वो कंसेप्ट अपने क्लास से मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे कंसेप्ट बनने वाले हैं। अपने क्लास से जितने भी जीएस के पोर्शन जब तक या तो करवा दिए गए तब तक के, या फिर आगे जो अपने हर क्लास में जो करवाने वाला हूं वो रेलवे डी ग्रुप की बात करूं तो कुछ मोस्टली क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं इन क्लासों से। ये क्लास जो है ये रेलवे डी ग्रुप के बच्चों के लिए ज़्यादा खास रहने वाली है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़लुक जीएस की क्लास का रेलवे, एसएससी जीडी या फिर दिल्ली पुलिस के बच्चे रेगुलर क्लास लेते रहें, अपने सेशन को कवर करते चलें, अपनी तैयारी का आकलन करते हुए चलें, साथ साथ में अपने कंसेप्ट जो कंसेप्ट ऐसा लगे कि ये कंसेप्ट कुछ अलग है या फिर ये कंसेप्ट अपने कवर नहीं है उन कंसेप्ट को लिखते हुए चलें। बाकी आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसके अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो दोस्तों देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है, अर्थात हमने 60 क्वेश्चन पीछे की क्लास में कवर कर लिए। अपना जो 61 नंबर क्वेश्चन है, यानी आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव 2025। देखो इन क्लासों में करंट के साथ साथ हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करते चलते हैं। लेकिन आज की जो क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर में शुरू हुआ। देखो एक तो राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव होता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन, और एक राष्ट्रीय आदि या फिर आदिवासी महोत्सव है। यानी एक तो राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव और एक सीधा पूछ ले राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव, तो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो है राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव, और इस फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया जाता है वो आयोजन नवंबर के माह में किया जाता है। दोस्तों नवंबर के माह में क्यों किया जाता है, तो सभी दोस्तों को पता है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन है, उस बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बनाया जाता है। अर्थात सीधा क्वेश्चन है कि जनजाति गौरव दिवस कब बनाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है जनजाति जो गौरव दिवस का आयोजन किया जाता है वो हर साल 15 नवंबर अर्थात बिरसा मुंडा की जयंती को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें 2025 के अंदर बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती बनाई गई, तो दोस्तों ध्यान रखना है 2025 के अंदर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का आयोजन किया गया। अगर पूछे बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है, तो बिरसा मुंडा का संबंध है झारखंड स्टेट से, और ये झारखंड राज्य के वन प्रेमी या फिर आदिवासी समुदायों को अधिकार दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उनका नाम बिरसा मुंडा है। बीजेपी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषणा की थी, और हम 15 नवंबर को हर साल जनजाति गौरव दिवस का आयोजन करते हैं।
उसके बाद रही बात कि 2025 के अंदर ये जो जनजाति गौरव फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया वो भारत के किस शहर में किया गया, तो दोस्तों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है इम्फाल, अर्थात मणिपुर की जो राजधानी इम्फाल शहर है उस इम्फाल शहर के अंदर 2025 के राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ये 4 दिन का अर्थात 4 दिवसीय महोत्सव था और इस महोत्सव के अंदर कुल 9 राज्यों ने भाग लिया और इन 9 राज्यों की 23 फिल्मों का प्रदर्शन, 23 आदिवासी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिस प्रोग्राम को जनजाति आदिवासी या फिर जनजाति फिल्म महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो 4 दिवस का ये प्रोग्राम, 4 दिन का ये प्रोग्राम भारत के इम्फाल शहर में आयोजित किया गया। उसके बाद अगर मैं अलग बात करूं तो एक तो देखो राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव होता है, जबकि दूसरा जो महोत्सव है जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय आदि महोत्सव या फिर आदिवासी महोत्सव। देखो इस महोत्सव का जो आयोजन किया गया था वो फरवरी माह के अंदर किया गया था, अर्थात अगर पूछे राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन तो 2025 के नवंबर महीने में इम्फाल से किया गया, जबकि क्वेश्चन कन्वर्ट हो क्या आता है कि राष्ट्रीय आदि या फिर आदिवासी महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो फरवरी 2025 में आयोजन किया गया। और अगर इस महोत्सव का आयोजन स्थल पूछे तो ये प्रोग्राम अपनी राजधानी अर्थात दिल्ली के अंदर रहा था और इसे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद खेल ग्राउंड, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर अपने देश की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। अर्थात अगर पूछे आयोजक स्थान कौन सा था तो दोस्तों आयोजक जो स्थान था वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो दिल्ली राजधानी के अंदर स्थित है। फरवरी माह में राष्ट्रीय आदि या फिर आदिवासी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, जबकि राष्ट्रीय आदिवासी फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया गया था वो मणिपुर की राजधानी इम्फाल शहर में किया गया था। तो बच्चों ध्यान रखना है अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि खो खो जो खेल होता है उस खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको जो इंपॉर्टेंट खेल है जैसे क्रिकेट का सभी बच्चों को पता है, फुटबॉल से रिलेटेड भी सभी बच्चों को पता रहता है, हॉकी से रिलेटेड भी सभी बच्चों को पता रहता है, लेकिन कुछ ऐसे गेम है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है और वो थोड़े हार्ड कंसेप्ट के साथ होते हैं, ज्यादा बच्चे कवर नहीं कर पाते या फिर बच्चों को सस्पेंस हो जाता है। तो मैं ट्रिक के माध्यम से जितने भी खेल और खिलाड़ियों की संख्या है वो बता रहा हूं, वो कवर करना है। बिल्कुल आसान ट्रिक है। ट्रिक जो रहने वाली है वो ट्रिक है पोवास वाली ने, बोलो मेरे साथ, पोवास वाली ने जिम खोली। ये जो ट्रिक है अपने खेल से संबंधित ट्रिक है और इसके अंदर हम याद करने वाले हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब इस ट्रिक से जो खेल बनने वाले हैं उसमें जो नंबर 1 खेल है वो पो से रहने वाला है अर्थात पोलो, उसके बाद वास से रहने वाला है बास्केटबॉल, उसके बाद वाली से रहने वाला है वॉलीबॉल, यानी पो से हमने किया पोलो और उसके बाद वोस से किया हमने बास्केटबॉल और वाली से हमने किया वॉलीबॉल, उसके बाद ने से अपना रहने वाला है नेट बॉल, ने से जो खेल है वो नेट बॉल है। उसके बाद कै से अपना रहने वाला है कबड्डी, अर्थात कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद जिम से अपना रहने वाला है जिम्नास्टिक, जिम से जो खेल होगा वो होगा जिम्नास्टिक और उसके बाद खो से अपना जो खेल रहने वाला है वो है खो खो। ज्यादातर तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अपनी जो ट्रिक है उस ट्रिक से जो खिलाड़ी की संख्या है वो हमें 4 से शुरू करनी है, अर्थात पोलो में 4 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल की बात करूं तो 6 खिलाड़ी, नेट बॉल की बात करूं तो 7 खिलाड़ी, कबड्डी की बात करूं तो भी दोस्तों 7 खिलाड़ी, जिम्नास्टिक की बात करूं तो 8 खिलाड़ी होते हैं और उसके बाद खो खो खेल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो आंसर 9 रहने वाला है, अर्थात अपना ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जो ट्रिक थी वो ट्रिक है पो वास वाली नेक जिम खोली। पो से पोलो, वास से बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, नेट बॉल,
कबड्डी, जिम्नास्टिक और खो खो, इनमें जिन खिलाड़ियों की संख्या है वो 4 से शुरू करनी है। 4, 5, 6। नेटबॉल और कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7-7 होती है। उसके बाद हॉकी के अंदर बात करूं तो 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर फुटबॉल की बात करें तो भी 11 खिलाड़ी होते हैं। और अगर क्रिकेट खेल की बात करें तो क्रिकेट में भी खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। अब खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनता है, ज्यादातर तो जो क्वेश्चन बनता है वो अपने ट्रिक से जो खेल का नाम निकल के आ रहे हैं, अर्थात अपनी ट्रिक से जो भी खेल निकल के आ रहे हैं उन खेलों के नाम ज्यादा पूछे जाते हैं। वो या तो पोलो से पूछा जाता है, या नेट बॉल से पूछा जाता है, कभी कबड्डी से पूछा जाता है, या फिर खो खो खेल के अंदर कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो खो खो खेल के अंदर जो खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है दोस्तों, वो टोटल 9 खिलाड़ी हैं। उसके बाद 63 अर्थात 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो है महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड। यहां से भी दोस्तों कई क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए महाभियोग प्रक्रिया का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रक्रिया है जिसे महाभियोग प्रक्रिया का नाम दिया गया। अर्थात राष्ट्रपति अगर अपने पद का दुरुपयोग करे, मिस यूज करे, तो उस राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो। और इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आज तक तो भारत के किसी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। अर्थात अगर संविधान और या फिर लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है वो होती है राष्ट्रपति के ऊपर। पूरे विश्व है या पूरे देश का विश्वास अपने राष्ट्रपति के खिलाफ आज तक महाभियोग प्रक्रिया नहीं घटी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस आर्टिकल में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है तो दोस्तों 61 नंबर जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का, उस आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। जबकि 52 की बात करूं तो आर्टिकल 52 के अंदर भारत के प्रथम व्यक्ति, भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति का पद का उल्लेख है। तो आर्टिकल 52 के अंदर पद का उल्लेख है, 61 के अंदर हटाने की प्रक्रिया है। और आर्टिकल 60 की बात करूं तो सह से 60 और सह से शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ जो का उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। लेकिन 61 के अंदर महाभियोग का उल्लेख है। अगर बात करें इस महाभियोग प्रक्रिया को कैसे अपनाया जाता है तो देखो दोस्तों, संसद के जो 2 सदन है उस संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन अर्थात लोकसभा से भी महाभियोग प्रक्रिया शुरू हो सकती है, या फिर राज्यसभा जिसे हाई हाउस या फिर अपर हाउस के नाम से जानते हैं, अर्थात संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लेकिन जिस हाउस से महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है उस हाउस से 1/4 मत हासिल होना जरूरी है, अर्थात वोटिंग होती है। हर 4 आदमियों में से एक सदस्य ये बोलेगा कि महाभियोग प्रक्रिया घटनी चाहिए तो उसको उस सदन से फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां से प्रस्ताव पास होने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का मतलब दोनों सदनों की एक साथ बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। और इस अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त वोटिंग होती है, जिस संयुक्त वोटिंग में 2/3 बहुमत से बिल अगर पास होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिनों पहले सूचना देनी पड़ती है। 14 दिनों पूर्व सूचित करना पड़ता है कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया घटने वाली है, और उसके बाद 14 दिन के बाद उस राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। और इसी प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात आर्टिकल ध्यान रखना है कि इस पद पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा या राज्यसभा किस सदन से महाभियोग प्रक्रिया शुरू होती है, या फिर अगर पूछे संयुक्त बैठक के अंदर कितने बहुमत से बिल पास किया जाता है, या कितने दिन पूर्व सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड, या फिर भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। तो दोस्तों अपना जो आंसर रहने वाला है वो आंसर है 61 नंबर जो आर्टिकल है उसके अंदर महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन है।
या फिर महाभियोग प्रक्रिया से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महान्यायवादी, जिसे बोलते हैं भारत का सबसे बड़ा वकील। ध्यान रखना है, भारत का सर्वोच्च वकील पूछा जाए किस पोस्ट को कहा जाता है, तो भारत का सर्वोच्च वकील, भारत का जो सबसे बड़ा वकील है वो महान्यायवादी की पोस्ट को कहा जाता है। या फिर बोले सरकार का सर्वोच्च, सरकार का कानून सलाहकार किसे कहा जाता है, तो सरकार का जो कानूनी सलाहकार है वो महान्यायवादी को कहा जाता है, जिसका उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 76 के अंदर महान्यायवादी का उल्लेख है। अगर पूछा जाए पहले महान्यायवादी कौन थे, तो भारत के पहले जो महान्यायवादी थे वो थे MC सीतलवाड़। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान भारत सरकार में महान्यायवादी की पोस्ट पे कौन है, तो वर्तमान में है R वेंकट रमन, अर्थात वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमन है। पहले जो महान्यायवादी थे वो MC सीतलवाड़ थे। अब इस पोस्ट का जिक्र करूं कि इस पोस्ट के अंदर किसका उल्लेख है, इस पोस्ट का कार्य क्या है, तो जो सरकार की तरफ से, अर्थात कोई आम नागरिक किसी राज्य की विधानसभा सरकार के ऊपर किसी केस, किसी योजना या किसी भी उद्देश्य से या किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल जवाब करती है या फिर FIR करवाती है, तो उस सरकार सदन की तरफ से जो केस लड़ने का काम करता है वो महान्यायवादी करता है। और इसीलिए इसे सरकार का वकील या सरकार का कानूनी सलाहकार कहा जाता है। इन्हें कानूनी सलाहकार के द्वारा ही केस सरकार की तरफ से सवाल जवाब किए जाते हैं। और इसमें जो वर्तमान पोस्ट पे हैं वो दोस्तों ध्यान रखना है, वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो R वेंकट रमन करके हैं, जबकि पहले जो महान्यायवादी बने थे वो MC सीतलवाड़ थे। आर्टिकल 76, जैसे केंद्र के अंदर सरकार के पक्ष में जो वकील का काम करता है महान्यायवादी, वैसे अगर मैं राज्यों की बात करूं तो हर राज्यों के अंदर इस पद को महाधिवक्ता कहा जाता है। यानी जैसे महान्यायवादी का काम केंद्र के अंदर है, वैसे राज्यों के अंदर सर्वोच्च जो कानून का सलाहकार, राज्य में सर्वोच्च सबसे बड़ा जो कानून का सलाहकार होता है, सर्वोच्च कानून के सलाहकार को महाधिवक्ता कहा जाता है, जिनका उल्लेख आर्टिकल 165 अर्थात 165 के अंदर है। यानी ये पद राज्यों के अंदर भी होता है, लेकिन राज्यों में महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में। जबकि महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानून सलाहकार होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में। सभी बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। महाधिवक्ता और महान्यायवादी में अंतर क्या है, या भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून सलाहकार किसे कहा जाता है, तो अपने को आंसर देना है महान्यायवादी से रिलेटेड। उसके बाद दिल्ली पुलिस और ये जो रेलवे डी ग्रुप के सिलेबस की बात करें तो उस सिलेबस के अंदर लिख रखा है कि भारत के अलावा अंतरराष्ट्रीय यानी दूसरे देशों की राजधानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। और अपना जो क्वेश्चन है वो कनाडा देश की राजधानी से पूछा गया है, अर्थात कनाडा देश की वर्तमान राजधानी क्या है। अगर मैं बात करूं मॉस्को कौन से देश की राजधानी है, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है। कीव की बात करूं तो कीव जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है। ओटावा और जेरूसलम की बात करें तो इजराइल देश की राजधानी है। तो अपना जो सी ऑप्शन है ओटावा अर्थात कनाडा देश की राजधानी है। लेकिन कनाडा से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला देश बताओ। विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा लगाने वाला देश अर्थात समुद्र को स्पर्श करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दोस्तों अपना आंसर कनाडा रहने वाला है। उसके बाद मैं कनाडा की राजधानी की बात करूं तो कनाडा की जो वर्तमान राजधानी है वो ओटावा है। उसके बाद एक ध्यान रखना है, कनाडा के अंदर सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर पड़ता है और इस मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मॉन्ट्रियल के अंदर कोप की भी 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। यानी कोप की अगर पूछे 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो UNFCCC संस्था के द्वारा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक बुलाई जाती है, जिसे COP के नाम से जानते हैं, जिसे 2025 की COP
COP जो थी वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 30 का आयोजन बेलेम ब्राजील के अंदर किया गया। उसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 15वीं जो बैठक का आयोजन किया गया था वो कनाडा देश के अंदर किया गया था। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया जाता है। और अगर पूछे इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, तो वायुमंडल में, इस एटमॉस्फेयर वायुमंडल के अंदर ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका आयोजन 16 सितंबर 1987 को किया गया था। और अगर पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है 87 में ओजोन लेयर की संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया जाता है, उसी तारीख को 16 सितंबर को ओजोन दिवस का, विश्व ओजोन दिवस का आयोजन भी किया जाता है। उसके बाद कनाडा के अंदर एक शहर है जिसे विनीपेग के नाम से जानते हैं। अगर विनीपेग की बात करूं तो विनीपेग शहर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये है कि विश्व की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की अगर मंडी की बात करूं तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कनाडा के विनीपेग शहर में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो दोस्तों मैक्सिको जो देश है वो दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला देश है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी जो रबी की फसल है गेहूं, और मैक्सिको सबसे ज्यादा उत्पादन करता है गेहूं का, और कनाडा दुनिया का सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाने वाला देश है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है, अर्थात कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, मॉस्को रूस की कैपिटल है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, और उसके बाद जेरूसलम जो कैपिटल है वो इजराइल देश की है। तो कनाडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। उसके बाद 66 नंबर जो क्वेश्चन है वो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ये जो नारा दिया जाता है ये नारा भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद दिया जाता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य सन 1965 के अंदर युद्ध हुआ था, और इस 1965 की युद्ध विजय के बाद जवानों को उत्साहित करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अर्थात उस समय के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने नारा दिया था कि आज देश को जवानों ने और देश को किसानों ने बचाया। इसीलिए जय जवान जय किसान का जो नारा दिया जाता है 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद दिया जाता है। अगर पूछा जाए किस प्रधानमंत्री से रिलेटेड ये नारा है, तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड नारा है। अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात करूं तो अपने देश के सेकंड प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये पूर्व गृह मंत्री भी थे, और गृह मंत्री बनने से पहले अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री का काम भी किया था। अगर मैं बात करूं कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो भारत सरकार के अंदर पहले जो रेल मंत्री बनाए जाते हैं, यानी जो देश के पहले रेल मंत्री बनते हैं वो जॉन मंथाई थे, यानी देश के पहले रेल मंत्री जॉन मंथाई थे। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना है अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री है। लेकिन अगर पूछा जाए कि देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, तो देश के अंदर पहली बार जो महिला रेल मंत्री बनती है वो ममता बनर्जी, पश्चिमी बंगाल की वर्तमान जो सीएम है वो पहली बनने वाली महिला रेल मंत्री थी। यानी लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री का काम भी किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले जो प्रधानमंत्री थे उनके काल में रेल मंत्री का काम भी किया था। और अगर और लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ते हैं तो दोस्तों श्वेत क्रांति, अगर पूछा जाए श्वेत क्रांति जो है उसकी शुरुआत किस प्रधानमंत्री के टाइम में हुई, तो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में हुई थी। और इस श्वेत क्रांति का उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, अर्थात दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए करंटली तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी।
मैं अगर यहाँ से आज के कंसेप्ट की, करंट के कंसेप्ट की बात करूं तो दुग्ध उत्पादन के अंदर विश्व में जो पहला स्थान है वो भारत देश का है। और अगर भारत के अंदर दुग्ध उत्पादन में पहला राज्य है तो हरियाणा, दूध दही का खाना, ये है हमारा हरियाणा। तो अपना जो हरियाणा है वो भारत के अंदर दूध उत्पादन में 1 नंबर पे है। और अगर पूछा जाए दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों 1 जून को दुग्ध दिवस का आयोजन किया जाता है। तो इस श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो लाल बहादुर शास्त्री है। अगर इनके समाधि स्थल की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल था वो था देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं समाधि स्थल की, नेहरू का जो समाधि स्थल है वो शांतिवन है और शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट, अर्थात समाधि स्थल विजय घाट। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 11 तारीख यानी 1966 को 11 जनवरी को करंटली देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत होता है ताशकंद सम्मेलन के बाद। अगर पूछे किस प्रधानमंत्री के टाइम में ताशकंद समझौता हुआ था तो शास्त्री के समय में ताशकंद समझौता भी 1966 को हुआ था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा देने वाले थे वो देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा नारा दिया गया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस राज्य से है। देखो एक नीति अपनाई जाती है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ये जो नीति अपनाई गई थी ये पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई नीति है। और इसका संबंध की बात करूं तो इसका संबंध भारत के गोवा राज्य से है। और गोवा जो स्टेट है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे तो सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा स्टेट है। और इसी गोवा से ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। और ये वही गोवा राज्य है जो पूर्ण भारत स्वतंत्र होने के बाद भी, पूर्ण भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इस गोवा को गुलाम रखा गया था। गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा था। गोवा को स्वतंत्रता जो दिलाई जाती है वो 1971 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से दिलाई जाती है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है तो ऑपरेशन विजय का संबंध है गोवा को आजादी से, गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के लिए। उसके बाद गोवा को जो स्टेट का दर्जा दिया जाता है वो 56वां संविधान संशोधन सन 1987 के तहत 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य, भारत का 25वां जो राज्य घोषित किया जाता है वो 25वां राज्य गोवा को घोषित किया जाता है। अर्थात पूछा जाए भारत का 22वां स्टेट कौन सा था तो सिक्किम था। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में बना था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का गोवा कौन सा राज्य बना था तो दोस्तों 87 के अंदर 30 मई को भारत का जो 25वां स्टेट का दर्जा मिलता है वो गोवा को मिलता है। और गोवा की राजधानी की बात करूं तो दोस्तों गोवा की जो राजधानी है वो पणजी शहर है। सबसे कम समुद्र को टच करने वाला भारत का राज्य, भारत का सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा स्टेट है जिसको ऑपरेशन विजय की सिफारिश पर आजादी मिलती है। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध है वो भारत के गोवा स्टेट से रहने वाला है, अर्थात अपना जो आंसर होगा वो गोवा राज्य होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 18वीं लोकसभा में परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है। अभी 7 चरणों में 2024 के अंदर 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। इस 18वीं लोकसभा के अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजस्थान से संबंध रखने वाले ओम बिरला को लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला थे। अगर बात करूं मैं अल्पकालीन अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम जो स्पीकर नियुक्त किए गए थे वो भर्तृहरि मेहताब को किया गया था। प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख की बात करूं तो आर्टिकल 93 के अंदर प्रोटेम स्पीकर का वर्णन है और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अंदर है। उसके बाद अगर 18वीं लोकसभा की बात करें तो इस 18वीं लोकसभा में कुल 7 चरणों में चुनाव आयोजित करवाए गए थे। और इस 18वीं लोकसभा में शपथ लेने वाले जो मंत्री हैं जिनमें विदेश मंत्री, ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, उसके बाद रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान 18वीं लोकसभा के अंदर, वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, या फिर कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में,
शिक्षा मंत्री भारत सरकार में कौन है वर्तमान के अंदर? ये कुछ पद हैं कैबिनेट मंत्रालयों के जिनके मंत्री ध्यान रखने हैं। अगर बात करें कि विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है, तो दोस्तों एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। रक्षा मंत्री की मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है और जिन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किए हैं, अर्थात 17वीं लोकसभा में भी वित्त मंत्री जो थी वो निर्मला सीतारमण जी थी और 18वीं लोकसभा में भी अगर मैं बात करूं वित्त मंत्री है तो निर्मला सीतारमण है। और अगर कृषि मंत्री की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे उन्हें कृषि मंत्री के पद पे रखा गया है। और अगर शिक्षा मंत्री की बात करें तो वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो श्रीमान धर्मेंद्र जी प्रधान हैं। अर्थात ये जो मंत्रालय का पद है ये भी ध्यान रखना है। 18वीं लोकसभा से रिलेटेड भी कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। जो ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष घोषित किया गया। अब अपना क्वेश्चन था कि 18वीं लोकसभा में परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन है, तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने अपने पास ही परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और इसरो के हेड का या इसरो जो मंत्रालय है या विज्ञान या परमाणु से रिलेटेड जो मंत्रालय है उनके मंत्री खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है, अगर नदी की बात करें तो झेलम नदी पर स्थित परियोजना है और झेलम जो नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। अर्थात सिंधु में गिरने वाली जो झेलम नदी है उस नदी पर किशन गंगा और उरी परियोजना, एक झेलम नदी पर ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए उरी परियोजना किस नदी पर है तो झेलम नदी पर है। एक बगली हार परियोजना पूछा जाए तो हम बोलेंगे बगली हार, उरी और किशन गंगा, ये तीनों की तीनों परियोजना जम्मू कश्मीर के अंदर शासित प्रदेश में झेलम नदी पर स्थित है। और ये जो झेलम नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक या सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो 5 मेन सिंधु की सहायक नदी है जिसमें नंबर 1 झेलम है। उसके बाद सेकंड की बात करूं तो चिनाब है। दोस्तों थर्ड जो नदी है वो रावी नदी है जिसके ऊपर लाहौर शहर बसा हुआ है। उसके बाद नंबर 4 की बात करें तो व्यास नदी भी सिंधु की सहायक है और सतलज नदी भी सिंधु की सहायक है। अर्थात ये 5 जो नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां सिंधु की सहायक है। और इनमें एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से न निकलकर किसी अन्य देश से निकलकर जाके सिंधु में गिरती है। बाकी सभी नदियां अपने भारत से निकलती हैं। झेलम का उद्गम भारत से शेषनाग झील से होता है। चिनाब नदी का उद्गम बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। व्यास नदी का उद्गम पंजाब से होता है। जबकि जो सतलज नदी है उस नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है और उसके बाद अपने भारत में प्रवेश करती है। और भारत के बाद पाकिस्तान के कराची के आगे एक शहर पड़ता है मिथनकोट, उस मिथनकोट शहर में जाके सतलज नदी सिंधु में गिरती है। अर्थात सतलज एकमात्र सिंधु की ऐसी सहायक नदी हुई जिसका उद्गम भारत से न होकर तिब्बत या फिर तिब्बत चीन के अधीन तिब्बत देश से उद्गम माना गया है। तो झेलम नदी ध्यान रखना है जो सिंधु की सहायक नदी है। और इस झेलम नदी पर जो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो बगलियार, उरी और किशन गंगा नाम से जो परियोजना है दोस्तों वो परियोजना ध्यान रखना है। उसके बाद करंट का क्वेश्चन आया अपना बाल साहित्य पुरस्कार जो 9 से लेकर, अगर पूछा जाए 9 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में अगर किसी साहित्यकार ने किसी साहित्य की रचना की है तो उस साहित्यकार को पुरस्कार दिया जा सकता है बाल साहित्य पुरस्कार, जिस पुरस्कार की शुरुआत सन 2010 के अंदर हुई थी। यानी 2010 में शुरू हुआ बाल साहित्य जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार 9 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के बारे में जो साहित्यों की रचना की जाती है उस साहित्यों की रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जिसमें पुरस्कार जो राशि दी जाती है वो दोस्तों 50,000 रुपए राशि और प्रमाण पत्र
पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। अगर 2025 की बात करूं और हिंदी उपन्यास के बारे में जिसे बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है सुशील शुक्ला, जिनके उपन्यास का नाम है, अगर मैं उपन्यास की बात करूं तो 1/12। 1/12। तो अगर पूछा जाए 1/12 उपन्यास के रचनाकार कौन है तो सुशील शुक्ला करके, जिन्हें अभी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो हिंदी के लिए दिया गया है, वैसे ये पुरस्कार 24 भाषाओं में वितरण किया जाता है, लेकिन अपने ज्यादा हिंदी का ध्यान रखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो वैसे तो 24 लैंग्वेज में इस पुरस्कार को वितरण किया जाता है, लेकिन सुशील शुक्ला जो है उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा में लिखित उपन्यास 1/12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी, देखो अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उस अमेरिका की स्पेस एजेंसी को, जैसे अपने भारत की जो स्पेस एजेंसी है उस भारतीय स्पेस एजेंसी को नासा कहा जाता है, इसरो कहा जाता है, वैसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसकी स्थापना हुई थी 1958, 1 जनवरी 1958 को। और इस नासा के वर्तमान हेड की मैं बात करूं तो दोस्तों नासा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है जॉन मर्फी करके, जॉन डफी, क्योंकि अभी जेनेट पेट्रो को हटा दिया गया है। जो पूर्व अध्यक्ष थे नासा के, वो पूर्व अध्यक्ष थे जेनेट पेट्रो, तो जेनेट पेट्रो को हटा के वर्तमान में जो नासा के नए हेड बने हैं वो जॉन डफी करके। अगर भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की बात करूं तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में और जिसका हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलुरु शहर अर्थात कर्नाटक स्टेट के अंदर। तो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसे इसरो कहा जाता है, जबकि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसे नासा कहा जाता है। अगर बात करें कासा कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी है तो दक्षिणी कोरिया जो देश है, साउथ कोरिया जो देश है, उस साउथ कोरिया देश की अंतरिक्ष एजेंसी को कासा के नाम से जानते हैं। और वर्तमान जॉन डफी नासा के अध्यक्ष हैं। और भारतीय महिला अमेरिका के अंदर 2029 के अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए 2026 से 29 तक इस प्रशिक्षण के लिए जो चुना गया है वो कैवल्य रेड्डी को चुना गया है, जिनका संबंध भारत के तेलंगाना स्टेट से, अर्थात तेलंगाना स्टेट में जन्मी कैवल्य रेड्डी जो है वो नासा के अंदर अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी के अंदर प्रशिक्षण का काम 2026 से 29 तक करने वाली है। तो अपने जो होनार कैवल्य रेड्डी जी हैं उन्हें अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए अमेरिका देश द्वारा 2029 के ट्रायल के लिए चुना गया है। बड़ी खुश नसीब है, बहुत अच्छी न्यूज है कि देश की एक महिला नासा के प्रशिक्षण के रूप में काम करने वाली है, जिनका जन्म तेलंगाना स्टेट में हुआ है। इनकी उम्र भी 17 साल की उम्र बताई जा रही है, यानी 17 साल की उम्र की लड़की अमेरिका के अंदर एक प्रशिक्षण का काम अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में करने वाली है। तो दोस्तों ये बड़ी खुश नसीब लड़की मैं मानता हूं जिन्होंने इस छोटी सी उम्र में नासा के ऊपर या नासा संस्था से प्रशिक्षण का काम करने वाली है। उसके बाद विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक जो है उसके अंदर भारत के रैंक की बात करें तो अपने भारत की जो रैंक है वो जोखिम सूचकांक के अंदर 10वीं रैंक है। लेकिन पूछा गया है कि इस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है रिपोर्टें, तो जर्मन वॉच के द्वारा ये रिपोर्टें प्रकाशित की जाती है, जिन्हें विश्व पर्यावरण का थिंक टैंक कहा जाता है। विश्व पर्यावरण का थिंक टैंक किस संस्था को कहा जाता है तो विश्व पर्यावरण का थिंक टैंक जर्मन वॉच को कहा जाता है। जबकि भारत की किस संस्था को थिंक टैंक बोलते हैं तो दोस्तों नीति आयोग, जो नीति आयोग है उस नीति आयोग को भारतीय संस्था का थिंक टैंक कहा जाता है। लेकिन जर्मन वॉच को विश्व पर्यावरण संस्था का थिंक टैंक कहा जाता है। और इसी जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु जोखिम की जो इंडेक्स तैयार की जाती है वो जर्मन वॉच के द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें अपने इंडिया की जो रैंक रही है वो 10वीं रैंक रही है। सभी बच्चे ऐसे कंसेप्ट कवर करते चलो, जहां से भी जीएस से रिलेटेड
पढ़ने को मिले वहां से तैयारी करो। जीएस का कंसेप्ट जितना स्ट्रोंग बनाओगे उतना मैं एग्जाम क्रैक की बात करूं तो उतना जल्दी एग्जाम क्रैक के नजदीक जाओगे। जीएस से 60 या 70% जीके जो है वो कवर करने की कोशिश करो। अर्थात अगर जिस एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन जो जहां से कंसेप्ट कवर होता है, जहां से ऐसा लगे कि करंट जीके भी करवाया जा रहा है, सिलेबस से रिलेटेड भी करवाए जा रहे हैं, या पॉलिटिकल का पार्ट भी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी जो आंकड़े करवाए जा रहे हैं, वो कंसेप्ट ढंग से उस जगह से पढ़ाई करो जिससे आप लगभग 70-80% जीके का पार्ट कवर कर सको। आपके सिलेक्शन के लिए ज्यादा कारीगर साबित होगी। और अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूं तो दिल्ली पुलिस के अंदर तो जीएस का 50% वेटेज है, यानी 50 क्वेश्चन तो जीएस से आने वाला है। अब 50% अगर वीक रह गया तो सिलेक्शन होना मुश्किल बात हो जाएगा। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, जीएस का पार्ट लगभग सभी बच्चे उस स्थान या उस प्लेटफॉर्म से करें जिस प्लेटफॉर्म से आपको ऐसा लगे कि जीएस के करंटली आंकड़े भी करवाए जा रहे हैं, सिलेबस भी करवाए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जा रहे हैं। अब मैं मेरी बात करूं तो आपको जीएस के अंदर मैं पीछे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे एग्जाम जितने भी हुए उन एग्जामों के लगभग 10 क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व करवा चुका हूं और आपको पता ही नहीं चलेगा। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको आपके एग्जाम तक टोटली कवर करवा दूंगा। साथ साथ में मैं आपको करंट जीके का कंसेप्ट भी पूरा करवा दूंगा। लेकिन लगातार बने रहना है, सपोर्ट करनी है, लगातार आप अपनी तैयारी करते रहें। बस लगातार तैयारी करते रहोगे तो रिजल्ट अवश्य मिलेगा। ये हम शुरू के दिन से लेकर आज तक आपके साथ प्रॉमिस कर रखा है कि भाई अगर लगातार जुड़े रहोगे तो हम आपको आपका परिणाम देंगे। जय हिंद, जय साथियों। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने YouTube चैनल को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।